हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परमाणु संरचना यानी कि स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स के बारे में। तो इस वीडियो में टोटल जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो 18 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और ये जो भी क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनबीएस में जो आने वाले हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटीज़ में जितने भी एमसीक्यू या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वहाँ से मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 9th का जो एमसीक्यू वाला सीरीज़ है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, फिर 8th और 7th का मैं जल्दी से ख़त्म करवा दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत कम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और फिर मैं थ्योरी का जो चैप्टर्स है वो एक बार जल्दी जल्दी शॉर्ट्स में समरी टाइप करवा दूंगा। इतना जब मैं आपको मदद कर सकता हूँ तो इतने में आपके एक अच्छे हो जाएंगे नॉलेज। तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निम्नलिखित में से कौन सही सही बता रहा है। तो देखिए, किसी भी एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपको लिखना है तो पहले में 2 देना है, फिर 8 देना है, फिर 8 देना है, फिर 2 देना है। ये 20 तक ही आपके 9th और 10th तक में पढ़ना, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। 8 और 16 और 4 20 हो गया, यानी कि पहले कक्षा में 2, फिर 2 के बाद 8, फिर 8 और फिर 2, इतना तक वाला आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा वाला अभी पढ़ना आपको नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, इस तरह से होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम। तो सबसे पहले मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, 12 होता है। जब इसका लिखिएगा तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, फिर अगले वाले में 8 आएगा। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10। तो 10 के बाद ये 2 हो गया, ठीक है। तो 2 हो गया, तो मतलब इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 2। तो 2 8 2 किस में दिया हुआ, बी नंबर में। तो पहला का बी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आएगा इलेक्ट्रॉन वही उसका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा। 1 आएगा, 2 आएगा तो पहला ग्रुप हो गया, 2 आएगा तो दूसरा, 3 नहीं हमको 13 बोलना है, 13 नंबर का हो गया। 4 नहीं आएगा तो 14 बोलना है, 5 आएगा तो 15 बोलना है। इस तरह से हम सिखाए थे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरह के ग्रुप्स होते हैं। अभी हम दिखाते हैं, हम आपको देखिए यहाँ पे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल्स में कुछ इस तरह के ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे हम एक ये भी ओपन करके रखे हुए हैं। तो देखिए, जब इसमें आप जब देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे है, फिर 2 है, 3 4 आपको पढ़ना यहाँ पे आपको ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। तो 5 3 नहीं हमको क्या बोलना है, 13, 4 नहीं क्या बोलना है, 14, क्योंकि सिर्फ हमको ए वाले ग्रुप्स पढ़ने हैं, बी वाले ग्रुप्स नहीं पढ़ने हैं। हम लोगों को पढ़ने हैं, लेकिन यहीं पे बस 26 27 जिंक कॉपर गोल्ड यही सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। तो इधर में मैक्सिमम का वैलेंसी कुछ आपको समझ में नहीं आया तो 2 बोल दिया कीजिए तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन इधर वैलेंसीज वेरिएबल होता है। अब आगे अगर हम थोड़ा सा बात करें यहाँ पे, तो इसमें और देखिए कि क्या होगा। तो अभी जब हम इसका लिखे थे तो क्या हुआ था कि 2 8 2 आएगा। तो ये स्टेबल होने के लिए किसी को 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, क्योंकि इसके फिर 2 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर देगा तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका वैलेंसी कितना होगा, +2 होगा। तो यहाँ से आप इतनी सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा में आगे कह रहा है कि रदरफोर्ड अल्फ़ा जो एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड अल्फ़ा किरणन के परिणाम स्वरूप क्या खोजा गया था। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूक्लियस इन द एटम्स में बताया गया था कि एक न्यूक्लियस होता है। रदरफोर्ड अल्फ़ा एक्सपेरिमेंट यही था कि यहाँ पे बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया था और यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स गुजारा गया था। तो वो एक अल्फ़ा पार्टिकल्स वापस आ गया था, बहुत मतलब उसमें काउंटिंग हमको याद नहीं, और कुछ अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए थे। तो वो ये बताया गया था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टिव हो जा रहा है, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये वापस तभी आ जा रहा है जब यहाँ पे कोई बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है। और कुछ जब इसके नज़दीक से जाता है तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, और जो दूर से जाता है वो ऐसे ही पास हो जाता है। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ये चैप्टर नंबर 3 में या 4th में पढ़ना है। 3rd में तो सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू उतना ज़्यादा है नहीं वहाँ पे। तो 3rd भी अगर हमको टाइम मिल जाएगा तो हम आपको बता देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा का आंसर जो सी हो जाएगा, परमाणु के नाभिक। तीसरा की अगर हम क्वेश्चन से की बात करें तो तीसरा में देखिए कह रहा है कि यहाँ पे समझने वाली बात यह है तीसरा में कि एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम एक्स। तो एक्स मास उसके पास इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट एक्स है, एक एलिमेंट एक्स है। 15 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का नंबर कितना है उसके पास, 15 है। और क्या कह रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा सॉरी न्यूट्रॉन जो है वो 16 है, पढ़ने में कंफ्यूज हो गए थे, और इलेक्ट्रॉन्स कितना उसके पास 15 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, 16 है। तो देखो, जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है।
और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका मास नंबर जब निकालिएगा तो 15 और 16 को जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, 31 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर हम लोग नीचे में लिखते हैं, एटॉमिक नंबर हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं, और मास नंबर कहाँ लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं। तो ये इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन तीसरा का ए में दे रहा है, ठीक है, तीसरा का ए में इसको सही से लिखा गया है ऐसे। तो ये इसका आंसर होगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज सक्सेसफुल एक्सप्लेन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है क्या क्या चीज़ को एक्सप्लेन किया था ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन जो है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो बिल्कुल सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इन्होंने बताया था। स्थिर अनुपात का नियम, तो हाँ ये भी सही है। ये रेडियो एक्टिविटी नहीं, ये तो अलग से आ गया ना, वो अलग कंसेप्ट है। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो ये भी बताया था। तो इसमें तो सीधा सीधा आंसर क्या हो रहा है, तीसरा वाला छोड़ के सारा सही है। तो यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अच्छा यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो आप डी समझिए कि डी नंबर इसका आंसर होगा। फर्दर अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल में जो था वो इसमें बताया गया कि रदरफोर्ड मॉडल जो बताए थे उसमें से कौन सा इसमें सही है। तो देखिए जब हम फिफ्थ नंबर की बात करते हैं तो फिफ्थ नंबर में कह रहा है कि कंसीडर द न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज। तो रदरफोर्ड अभी हम आपको बताएं एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ऐसा करके, तो वो सही था कुछ देर पहले। एस्टैब्लिशिंग द अल्फा पार्टिकल आर 4 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन, तो ये गलत है, 2 टाइम्स अभी हम आपको बताए थे। इसके बाद आगे कह रहा है कि कैन बी कंपेयर्ड टू सोलर सिस्टम, तो हाँ बिल्कुल सही है। कह रहा है बाज एन अरेंजमेंट ऑफ थॉमस मॉडल, तो नहीं, थॉमस मॉडल से थोड़ा अलग था। थॉमस मॉडल में क्या कह रहा है कि कुछ पुडिंग्स होते थे, इलेक्ट्रॉन्स दबे धसे होते थे, तो वो अलग एक मॉडल था। तो यानी कि पहला और तीसरा सही आ रहा है। तो पहला तीसरा बी में लिखा हुआ है, पहला तीसरा क्या लिखा हुआ है, बी में, सॉरी पहला तीसरा ए में लिखा हुआ है। तो ए नंबर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। फर्दर आगे 6 नंबर की हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट। एलिमेंट के लिए क्या है, तो ये हम अभी आपको बताए थे। तो 6 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए। तो ये जो एक कन्फ्यूजन अभी हम मास नंबर इज इक्वल टू बताएं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो दूसरा तो हमारा सही है। और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ए भी सही है। तो दूसरा और चौथा इसका सही है, तो दूसरा और चौथा सही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये गलत है, न्यूट्रॉन्स के बराबर नहीं होता है। और इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो एटॉमिक नंबर हमको नहीं मिल पाता है, मास नंबर मिलता है। तो दूसरा और चौथा हमारा सही था 6 नंबर में। 7 में बात करें कि टॉमसन जो मॉडल था एटॉमिक मॉडल, वो बताया था हमको क्या, तो टॉमसन एटॉमिक मॉडल सबको पता होगा। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल ये बताया था कि कुछ ये होता है, इसमें कुछ पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं और निगेटिव वाले इसमें एम्बेडेड होते हैं, इस तरह से। तो इसी के कंसेप्ट में यहाँ पूछ रहा है कि द मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द एटम। तो 7th का ये जो है ये ऐसा इन्होंने कहा था, तो हाँ बिल्कुल कहा था थॉमस ने। द पॉजिटिवली चार्ज अज्यूम्ड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एटम, तो हाँ ये भी बात उन्होंने कहा था, अभी हम आपको बताएं। इसके बाद द इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर, तो नहीं, ये नहीं, उन्होंने कहा था एम्बेडेड होता है, पॉजिटिव वाला ऊपर होता है और अंदर वाला इन निगेटिव चार्ज उसमें धंसा हुआ होता है। द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ईच अदर टू एस्टैब्लिश्ड एटम, तो हाँ बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला दूसरा और चौथा सही है, तो पहला दूसरा, नहीं नहीं नहीं, ये तो थोड़ा गलत हो गया दोस्तों। द इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉजिटिवली, अच्छा इसको हम पढ़ने में, सॉरी इसको हम पढ़ने में मिस्टेक कर गए थे। ये तीसरा सही है, चौथा गलत है, ठीक है, चौथा गलत है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर, तो हाँ अंदर तो रहता है ना, यूनिफॉर्मली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यूनिफॉर्मली हम छोड़ दिए थे। यूनिफॉर्मली क्या, अंदर में पुडिंग तो रहता है लेकिन यूनिफॉर्मली सब तरफ रहता है, तो यानी कि यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो 7th का कौन सा आंसर हो जाएगा, 7th का ए हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा इसमें सही है, पहला दूसरा और तीसरा सही है। फर्दर आगे अगर हम बात करें 8th में, तो रदरफोर्ड का जो अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, अल्फ़ा पर किरणन का प्रयोग, तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चंस,
तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज तो होते ही हैं कि नहीं होते हैं। बताइए अल्फा एक्सपेरिमेंट, तो अल्फा स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट था वो ये बात नहीं बताया, होता तो है लेकिन ये बात वो नहीं बताए थे, तो इसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के हिसाब से नहीं मान सकते हैं। द मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, तो हाँ ये बात उन्होंने बताया था, तो दूसरा बिल्कुल सही है इसके हिसाब से, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग के हिसाब से। न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है ऐसा उन्होंने ये बताया नहीं था। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, तो हाँ ये उन्होंने बताया था, तो उसके थ्योरी के हिसाब से दूसरा और चौथा सही है, तो दूसरा और चौथा बी नंबर में दिया हुआ है, दूसरा और चौथा बी नंबर में दिया हुआ है, यानी कि दूसरा सही है और चौथा सही है कि परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है और नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान धन आवासित केंद्रित रहता है, तो ये वाला सही है और ये वाला सही है, बाकी गलत है। 9th में अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है दोस्तों कि एक तत्व पे 3 आयन धन आवेश है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थोड़ा हम आपको समझा देंगे, इस तरह से क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम्स में आएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज आपके पास नहीं होना है। तो देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि एन आइटम एलिमेंट है 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई एक आइटम है इसमें +3 चार्ज है, तो +3 चार्ज है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट करा होगा, ठीक है। कह रहा मास नंबर ऑफ द एटम इज 27, इसका मास नंबर कितना है 27 है। तो मास नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं बताओ, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ के निकालते हैं, और प्रोटॉन किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14, तो इसके पास न्यूट्रॉन कितना है 14 है, न्यूट्रॉन जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 14, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 13, प्रोटॉन कितना हो जाएगा दोस्तों 13 होगा कि नहीं। तो यानी कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 13, प्रोटॉन है, प्रोटॉन इसके पास 13 है, तो ओरिजिनल में इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कितना होना चाहिए 13, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दिया है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ये किसी को क्या कर चुका है दे चुका है, तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 10, ठीक है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयंस, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितना है 10। ये क्वेश्चंस बड़ा ही मज़ेदार था, आप इसको एक बार फिर से रोक के देखिएगा, इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। 9 के बाद हम 10 में बात करें, सॉरी साउंड आ रहा है तो सॉरी फॉर साउंड। अभी यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि Mg+2 आयंस है कोई पहचानिए जिसमें N और P क्रम से न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या है, तो ये समझ में आई, ये फिगर्स में आपको कौन सा है वो आपको पहचानना है। तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आप इस तरह से उम्मीद कर सकते हैं, तो देखिए हम आपको पहचान के बताते हैं। तो देखिए कह रहा है कि आइडेंटिफाई द Mg+2 आयन, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है पहले आपको बताना पड़ेगा, 12 होता है। कितना होता है दोस्तों 12 होता है, सॉरी 12। मैग्नीशियम का कितना होता है, एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा, हमारी पेन में कुछ, तो मैग्नीशियम का कितना होता है दोस्तों 12 होता है। अब इसमें Mg+2 लिखा हुआ है, तो Mg+2 जब लिखा हुआ है तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा 10 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये किसी को दे चुका है, तो इलेक्ट्रॉन्स 10 होगा है ना, और प्रोटॉन्स कितना होगा, प्रोटॉन अभी भी 12 होगा, प्रोटॉन तो चेंज नहीं होता ना, तो प्रोटॉन इसमें 12 है इसमें 10 है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। और हम देख लेते हैं, तो इसमें भी प्रोटॉन 12 है इसमें भी प्रोटॉन 12 है, तो ये सारा सही है, ठीक है। प्रोटॉन जिसमें 12 है वो सही है, तो फिर हमको और इसमें इलेक्ट्रॉन्स को गिनना पड़ेगा, तो ये पहले ही गलत हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स को गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, तो सही तो यही दिख रहा है, तो ये इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये कितने नंबर था बताओ 10, तो 10 का कौन सा है डी नंबर, 10 का कौन सा आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। इसमें क्यों नहीं होगा, देखो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स इनर मोस्ट ऑर्बिट में डाल दिया, इसका जब मैग्नीशियम का क्या होता है 12 होता है दोस्तों, तो जब कन्फ्यूग्रेशन लिखोगे तो 2 8 2 होगा, 2 किसी को दे दिया तो बचेगा क्या 2 8, तो यानी कि पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाद वाले में 8, तो इस हिसाब से इसका आंसर कौन सा था डी नंबर था। और ये क्वेश्चन सारा जो मैं कर रहा हूँ वो एनसीईआरटी से ही कर रहा हूँ, एनसीईआरटी से कर रहा हूँ, इसमें कोई कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं होनी चाहिए। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें, एक सेकेंड वेट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे अब बात करें कि इथिल अल्कोहल में 2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को, देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाला है, ये
11 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको समझ के आंसर करने पड़ेंगे। तो 11 को मैं एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा ना तो एग्जाम में आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। तो 11th में हम लोग बात करें तो 11th में क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सैंपल ऑफ इथाइल इथेनोएट द टू ऑक्सीजन एटम हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये दो ऑक्सीजन जो है इसके पास वो कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इट। इसके पास कौन सा सही है ये के पास। तो ऑक्सीजन पहले समझिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 00 8। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8, प्रोटॉन कितना होगा 8, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। तो मास इसमें अगर इसमें हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो ये भी 8 ही होता है अप्रॉक्स। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि कह रहा है कि टू ऑक्सीजन हैविंग सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है डिफरेंट है। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या डिफरेंट कैसे हो सकता है। तो ऑक्सीजन के आइसोटोप्स भी होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब उसमें मास नंबर उसका बढ़ जाता है, पोजीशन तो सेम होता है, ठीक है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स वो आइसोटोप्स मतलब उसमें पोजीशन, आइसोटोप्स का मतलब यही होता है ना कि सेम इलेक्ट्रॉन नंबर तो सेम है लेकिन उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाने से उसका भार बढ़ जाता है, एटॉमिक वेट क्या होता है बढ़ जाता है, और वैसे वाले को क्या बोलते हैं आइसोटोप्स बोलते हैं। और तो क्वेश्चंस के हिसाब से कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है ना कि एटॉमिक नंबर सेम रहे लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाए अलग हो जाए। न्यूट्रॉन की संख्या जब अलग हो जाएगा तो उसका मास क्या हो जाएगा बदल जाएगा, और जब मास बदल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे आइसोटोप्स बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे आइसोटोप्स बोलेंगे। तो 11th का कौन सा है दोस्तों सी नंबर होगा। 11th का कौन सा है सी नंबर, उसको हम आइसोटोप्स बोलेंगे। फर्दर अगर हम आगे बात करते हैं 12th में एलिमेंट विथ वैलेंसी 1 और ऑलवेज मेटल। तो वैलेंसी जब 1 होगा ही तो वो उसको हम क्या बोलेंगे मेटल्स बोलेंगे। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं, +1 वैलेंसी होगा तो वो ऑलवेज मेटल्स कहलाएगा। 1 का मतलब +1 की बात हो रही है, ठीक है, 1 का मतलब किसकी बात हो रही है +1 की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चंस में अगर चलो 1, चलो मैं इसमें थोड़ा सा और देख लेता हूँ, मैं ये ऑप्शन देखा नहीं था। वैलेंसी 1 कह रहा मतलब +1 भी वैलेंसी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। तो इस हिसाब से आंसर इसका सी होगा। सी नंबर ऑप्शन पे हमारा ध्यान नहीं गया था, तो ये एक ब्लंडर कभी कभी एग्जाम में हो जाता है। तो एक नज़र आप चारों ऑप्शन में ज़रूर से देखा कीजिए। इसी तरह का एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको सही करके आने पड़ते हैं, तब जाके सलेक्शंस होता है। तो सिर्फ वो 1 कह दिया था और यहाँ पे दोनों दे दिया था, तो +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। तो ये वाले कंसेप्ट में ये था। फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम्स, तो पहला एटम्स का मॉडल जो है किसके द्वारा आया था। तो 13 का आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो कौन कौन मॉडल आप पढ़े हैं आपके माइंड में तो घूम गया होगा। तो पहला जो था जे थॉमसन का मॉडल था, ठीक है, पहला क्या था जे थॉमसन का मॉडल था। तो 13 का कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। अब इसके बाद 14 में आते हैं कि एक एटम के पास क्या कह रहा है, एक एटम जो है दोस्तों उसके पास 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो परमाणु की संयोजकता क्या होगी। एन एटम हैज़ 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन। तो ठीक है, तो 4 न्यूट्रॉन से हमको कोई मतलब नहीं है, 3 प्रोटॉन जब है उसके पास तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 3। और जब इसका एटॉमिक कन्फिगरेशन लिखिएगा तो 2 और 1, तो 1 का मतलब किसी को ये डोनेट कर देगा, तो इसकी वैलेंसीज कितनी हो जाएगी, ये वैलेंसी जो इसकी होगी वो 1 होगी। वैलेंसी इसकी कितनी होगी 1। तो ये 3 नंबर है क्या, तो 1 हाइड्रोजन 2 हीलियम 3 लिथियम। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिथियम को रिप्रेजेंट कर रहा था। फर्दर द इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक जो संरचना है वो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो है कैसा होता है। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। एल्युमिनियम का मतलब 1 2 3 13, ठीक है। तो 13 जब होता है यहाँ पे, तो 13 का मतलब समझिए 2, उसके बाद 8 2 10 हो गया, उसके बाद कितना हो जाएगा 3। तो 2 8 3 किस में लिखा हुआ है, 1 नंबर में लिखा हुआ है। तो 15 का कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। 16 का हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर 4.2 डू नॉट रिप्रेजेंट बोर एटॉमिक मॉडल करेक्टली। बोर एटॉमिक मॉडल को करेक्टली इसमें कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये फिगर इसमें भी ऐसा ही होगा, तो हम इसको हटा देते हैं, थोड़ा इसको सही से ले लेते हैं तब आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोर एटॉमिक मॉडल को कौन सा सही से रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है ये आपको बताना है। तो 16 में देखिए पहला जो है 1 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 4 है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, पहला में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है।
1 2 सही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी सही है, मैक्सिमम 8 तक आ सकता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद 1 2 सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गलत। पहला में 2 रह सकता है मैक्सिमम, और दूसरा में 8 रह सकता है मैक्सिमम। 1 2 3 तो रह ही सकता है, यानी कि दूसरा और चौथा गलत है। तो डू नॉट रिप्रेजेंट, तो दूसरा और चौथा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो 16 का कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 17 की बात करें तो कह रहा है 17 में दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। तो पहला तो ऑलवेज करेक्ट है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, तो 17 का यही तो करेक्ट हमको दिख रहा है, बाकी ये सारा क्या है, गलत है। 18 आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। तो कह रहा है कि एटॉमिक मॉडल हैव बीन इम्प्रूव्ड ओवर अ ईयर, द अरेंज द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहला कौन आया, तो अभी हम लोग बताएं कि सबसे पहला थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया आपका। उसके बाद कौन आया, रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के बाद नील बोर आया। तो ये तीनों आपको याद रखना, पहले थॉमसन आया, फिर रदरफोर्ड आया, फिर नील्स बोर आया। थॉमसन क्या था, तो वाटरमेलन वाला कंसेप्ट है। रदरफोर्ड अल्फा स्पेक्ट्रिंग है, और नील्स बोर यही आके कहा कि यहाँ पे जो जो नील्स बस कुछ नहीं, वो आके कह दिया कि जब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं तो उसको सेंटर पे गिर जाना चाहिए, लेकिन वो सेंटर में गिर नहीं रहा है, यानी कि इस तो वो बताया कि ऐसा ये इसका काउज है। और वो कहा कुछ नहीं, वो कहा कि जब इलेक्ट्रॉन्स घूमता है तो ना तो एनर्जी लॉस करता है ना गेन करता है। यही बात रदरफोर्ड साहब नहीं कह पाए थे, वो उन्होंने आके कह दिया, तो बस यही है। तो 9th का जब आप पढ़िएगा चैप्टर नंबर 4 तो बड़ा ही मज़ेदार है। तो 1 नंबर चैप्टर, 2 नंबर चैप्टर, 3 नंबर और 4 नंबर चैप्टर हम कर चुके हैं। अगला चैप्टर वो दिखेगा मोशन से कुछ न्यूमेरिकल्स दिखेगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।